हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं अंकित गोयल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट कंप्यूटर स्टडीज में चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स पार्ट 2 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने एम कॉमर्स के बारे में और एम कॉमर्स के वेरियस एप्लीकेशंस के बारे में हमने देखा था। सिक्योरिटी थ्रेड्स के बारे में हमने चर्चा की थी। एम कॉमर्स के बेनिफिट्स एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 2 के अंदर सिक्योरिटीज इश्यूज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड वेरियस पेमेंट मेथड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक सिक्योरिटी मेजर्स। उसमें सबसे पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिटेक्ट्स, prevents and takes action to remove the malicious code like virus, worms and trojan horses from the infected system। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमारे इन्फेक्टेड सिस्टम के अंदर रहे वायरसेस, वर्म या फिर ट्रोजन हॉर्स को रिमूव करता है, उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेता है और जो भी वायरसेस होगा वो वायरस को हमारे सिस्टम में एंटर होने से वो रोकता है। The problems and damages that are caused by an infection can be extremely varied. The most common way a system is attacked is through infected attachment to email। सबसे easy way है कि कोई भी ईमेल के थ्रू अटैचमेंट के साथ हमारे सिस्टम के अंदर वायरसेस एंटर करा सकते हैं। These attachments can be in the form of pictures, video, sound clips or any other types of file that can be attached to an email। और ये जो अटैचमेंट होते हैं वो अटैचमेंट कोई भी तरह के होती है, जैसे कोई भी टाइप के पिक्चर्स ले लो, वीडियोस ले लो, साउंड क्लिप्स ले लो और कोई भी टाइप का अटैचमेंट जो ईमेल के अंदर हम अटैच कर सकते हैं, वो कोई भी अटैचमेंट के थ्रू वायरसेस हमारे सिस्टम में ऐड करा सकते हैं। इन्फेक्शन कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू डाउनलोड्स। और हम कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाके भी अगर डाउनलोड करते हैं और वो वेबसाइट अगर सिक्योर ना हो तो उसके थ्रू भी हमारे सिस्टम के अंदर वायरसेस एंटर हो सकते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज क्रिटिकल टू बी इंस्टॉल्ड एंड केप्ट अपडेटेड रेगुलरली ऑन द कंप्यूटर। और ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए या फिर इससे हमें प्रोटेक्ट, हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में होना चाहिए और रेगुलरली उसको अपडेट भी करना चाहिए। The second topic is firewall. The most commonly used network protection barrier between the company's network and the outside world is a firewall। तो हमारी सिस्टम को और बाहर की सिस्टम से दोनों को जोड़ने का काम ये फायरवॉल करेगा। The primary goal of a firewall is to keep intruders away from the company's e-commerce infrastructure। जो भी कंपनी का प्रॉपर्टीज होगी या फिर कंपनी के जो भी रिकॉर्ड होंगे या फिर हमारे कोई भी पर्सनल रिकॉर्ड होंगे, वो पर्सनल रिकॉर्ड को कोई भी इंट्रूडर्स यानी कि बाहर के व्यक्ति को एक्सेस करने से फायरवॉल रोकेगा, यानी कि हमारे सिस्टम में बाहर का व्यक्ति सीधा एंटर नहीं कर सकता। It ensures that the company's crucial data is kept safe and not accessed by the इंट्रूडर्स। तो फायरवॉल का काम ही यही है कि वो हमारी कंपनी का जो भी सीक्रेट डेटा है, क्रूशियल डेटा है, वो उसको सेफ रखना है और कोई भी बाहर का व्यक्ति हमारे सिस्टम में एंटर होके हमारे वो डेटा देख ना ले या फिर उसको कॉपी पेस्ट ना करे। उसका काम फायरवॉल का यही रहेगा कि वो प्रोटेक्ट करेगा हमारे क्रिटिकल या फिर क्रूशियल डेटा को। A firewall protects the local network against the following. First one is email services that sometimes creates problem। Unauthorized person gaining access to a local network। ईमेल सर्विस जो भी कुछ कभी कभार हमें प्रॉब्लम्स करती है वो उससे रोकेगा। अनऑथोराइज पर्सन हमारे लोकल नेटवर्क को एक्सेस करने का वो ट्राई करेगा। प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक। कोई भी हमारे नेटवर्क के ऊपर अगर अटैक करता है, उसको हैक करने की कोशिश करता है, तो फायरवॉल सबसे पहले उसको वो रोकेगा। अनऑथोराइज डेटा और इंफॉर्मेशन लिविंग द कंपनीज नेटवर्क। जो भी हमारा कंपनी का डेटा है वो कंपनी के नेटवर्क के थ्रू बाहर जाने से ये रोकेगा। हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन अनऑथोराइज पर्सन वो हमारी परमिशन के बिना वो एक्सेस नहीं कर पाता। ये सारा काम फायरवॉल करता है।
फायरवॉल ये सारी चीजों को प्रोटेक्ट करता है और जो भी बाहर का व्यक्ति है, जो भी इंट्रूडर्स है, वो इंट्रूडर्स को ये सारी चीजें को होने से ये रोकता है। Third one is digital certificate. It is issued by a trusted third party to establish the identity of the holder. और ये डिजिटल सर्टिफिकेट इश्यू करेगा ट्रस्टेड थर्ड पार्टी किसी भी होल्डर की, यानी कि जो भी सामने वाला पर्सन होगा उसकी आइडेंटिटी के लिए ट्रस्टेड थर्ड पार्टी वो इश्यू करेगा डिजिटल सर्टिफिकेट। द थर्ड पार्टी हु इश्यूड सर्टिफिकेट इज नोन एज अ सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। और वो जो थर्ड पार्टी है जो सर्टिफिकेट इश्यू करता है उसको हम सर्टिफिकेट अथॉरिटी के नाम से जानेंगे। इट कंटेन्स द होल्डर नेम, अ सीरियल नंबर, एक्सपायरेशन डेट, अ कॉपी ऑफ द पब्लिक की एंड द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द अथॉरिटी सो दैट अ रिसीवर कैन वेरीफाई दैट द सर्टिफिकेट इज रियल। और सर्टिफिकेट के अंदर आपको जो भी सर्टिफिकेट होल्डर होगा उसका नाम देखने को मिलेगा, एक सीरियल नंबर होगा, एक्सपायरेशन डेट होगी, एक पब्लिक की वहां पे कॉपी होगी, डिजिटल सिग्नेचर होगा, ये सारी चीजें वहां पे सर्टिफिकेट के अंदर ही होगी। दैट्स वाई जो भी रिसीवर वो मैसेज रिसीव करेगा तो वो सर्टिफिकेट के साथ उसको पता चलेगा कि सर्टिफिकेट रियल है, कोई फेक सर्टिफिकेट हमें नहीं आया। इट कंटेन्स द होल्डर्स नेम, अ सीरियल नंबर, expiration date, a copy of the certificate holder's public key. It is used for encrypting messages and digital signature and the digital signature of the certification authority so that a receiver can verify that the certification is real. और इसी सर्टिफिकेट के सारे हमारा जो भी मैसेज होगा वो एनक्रिप्ट फॉर्म के अंदर मैसेज जाएगा, वहां पे जिसने मैसेज सेंड किया उसकी एक डिजिटल सिग्नेचर होगी और साथ साथ में सर्टिफिकेशन अथॉरिटी यानी कि जिसने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है उसका भी एक सिग्नेचर वहां पे डिजिटल सिग्नेचर होगा। डेट्स वाई पता चलेगा कि सर्टिफिकेट जो भी हमारे पास आया है या फिर जो भी मैसेज आया है सर्टिफिकेट के साथ वो क्या है, रियल है, कोई भी फेक मैसेज नहीं है। Fourth one is cryptography. It is an art of protecting the information by transforming it into an unreadable फॉर्म। तो क्रिप्टोग्राफी क्या है, हमारे ओरिजिनल मैसेज को कन्वर्ट करेगा और अनरीडेबल फॉर्म के अंदर वो क्या करेगा, हमारे मैसेज को कन्वर्ट कर देगा। एनक्रिप्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल टेक्स्ट नोन एज अ प्लेन टेक्स्ट, यानी कि हमारा जो भी नॉर्मल मैसेज होगा उसको हम यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट के नाम से जानेंगे इनटू unreadable or secret text known as a cipher text using the encryption algorithm। यानी कि हमारा जो नॉर्मल मैसेज होगा वो नॉर्मल मैसेज को हम यहाँ पे अनरीडेबल फॉर्म यानी कि हमारा यहाँ पे साइफर टेक्स्ट के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे थ्रू आउट द एनक्रिप्शन algorithm। A secret key is used to encrypt and decrypt a message। और ये हमारा जो नॉर्मल मैसेज है उसको कन्वर्ट करने में यानी कि अनरीडेबल फॉर्म में लाने के लिए और अनरीडेबल फॉर्म में से फिर रीडेबल फॉर्म में लाने के लिए हम यहाँ पे एक सीक्रेट की का यूज करेंगे, यानी कि हमारे मैसेज को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए हम सीक्रेट की का यूज करेंगे। इट डज नॉट हाइड द टेक्स्ट बट कन्वर्ट्स इट इनटू अदर टेक्स्ट दैट डज नॉट मेकिंग एनी मीन। तो यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी के अंदर ये जो भी हमारा मैसेज हो वो मैसेज हाइड नहीं होता मगर उसको एक अनरीडेबल फॉर्म के अंदर वो मैसेज को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देता है जिसका कोई एक्चुअली मीनिंग नहीं रहता। When the encrypted message is received by the receiver, it needs to be decrypted। और जो भी हमारा मैसेज है वो रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो रिसीवर को सबसे पहला काम यही करना है कि हमारे मैसेज को कन्वर्ट करके रीडेबल फॉर्म के अंदर करना है। डिक्रिप्शन इज द रिवर्स ऑफ एनक्रिप्शन। तो जो भी डिस्क्रिप्शन की प्रोसेस है वो डिक्रिप्शन की प्रोसेस एनक्रिप्शन का उल्टा प्रोसेस है, यानी कि एनक्रिप्शन के अंदर हमारे नॉर्मल मैसेज को हम अनरीडेबल फॉर्म के अंदर करते हैं और जब भी हमें डिक्रिप्शन करना हो तो वो अनरीडेबल मैसेज को हमें रीडेबल मैसेज के अंदर कन्वर्ट होना है। इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनक्रिप्टेड टेक्स्ट बैक इनटू अ नॉर्मल टेक्स्ट, यानी कि हमारा जो भी एनक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा उसको हमें नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर सिर्फ कन्वर्ट करना है। यहाँ पे बाजू में जो इमेज दी है यहाँ पे ऊपर पूरी अल्फाबेट आपको दो कॉलम में सबसे दो लाइन में ऊपर आपको देखने को मिलेगा जो जहाँ पे ROT13 लिखा हुआ है। तो फर्स्ट लाइन के अंदर 13 अल्फाबेट्स आपको दिखते हैं और सेकंड लाइन के अंदर वापिस आपको 13 अल्फाबेट्स दिखेंगे। नीचे ROT13 हेलो करके आपको एक मैसेज प्रिंट किया है जिसका एनक्रिप्टेड हमने नॉर्मल टेक्स्ट यानी कि हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है वो हमने यहाँ पे हेलो लिखा है, हमें हेलो मैसेज वहां पे मैसेज फॉरवर्ड करना है।
तो क्रिप्टोग्राफी के अंदर हेलो मैसेज का कन्वर्जन यानी कि उसको हम साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट किया और यहाँ पे URYYB के फॉर्म में हमने क्या किया, मैसेज को सेंड किया। तो जब भी वो मैसेज रिसीवर के पास आएगा, रिसीवर को मैसेज मिलेगा URYYB करके। तो वो रिसीवर को मैसेज फिर उसकी उल्टी प्रोसेस में जाके क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करके हेलो के अंदर वापस नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर करना पड़ेगा। इसकी प्रोसेस हम देखें तो प्रोसेस ऐसी है कि यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन में देखा कि ABCD हमने पूरी लिखी 13 अल्फाबेट्स, नीचे की लाइन में भी हमने 13 अल्फाबेट्स लिखकर टोटल 26 अल्फाबेट हमने ले लिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि H के सामने यहाँ पे हमें मिल रहा है U, तो यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया, H के सामने लिखा U। फिर E के सामने हमें मिल रहा है R, तो हमने यहाँ पे E के सामने ले लिया R। फिर L के सामने हमें मिल रहा है Y, तो हमने यहाँ पे L के सामने ले लिया Y। और हमें यहाँ पे नीचे जो सेकंड लाइन में O है उसके सामने यानी कि उल्टी साइड पे हमें मिल रहा है B, तो हमने यहाँ पे O के सामने लिख दिया B। तो यही प्रोसेस करके फिर साइफर टेक्स्ट को हम नॉर्मल टेक्स्ट में या फिर प्लेन टेक्स्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी रिवर्स प्रोसेस करो तो हमें वो नॉर्मल मैसेज भी मिल जाएगा। तो इसे हम कहेंगे क्रिप्टोग्राफी, कि आप कोई भी टाइप का कॉम्बिनेशन यूज करके अपने नॉर्मल मैसेज को कन्वर्ट करके आप यहाँ पे साइफर टेक्स्ट के अंदर आप यहाँ पे ले सकते हो। सिर्फ सेंडर और रिसीवर को पता होगा कि ये एक्चुअली कन्वर्जन कैसे होता है। सेंडर ने जिस हिसाब से कन्वर्जन करके मैसेज सेंड किया है उसकी उल्टी प्रोसेस करके रिसीवर को मैसेज को वापस से नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। Next, fifth one is secure socket layer, that means SSL. The user would want this data to be protected when in transit over a public network. SSL protocol is used for securing the web transaction on the internet. और SSL प्रोटोकॉल का यूज हम जब भी वेब ट्रांजेक्शन करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तब हमारे पेमेंट मेथड्स या फिर हमारे जो भी ट्रांजेक्शन को सिक्योर करने के लिए हम SSL प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय दी नेटस्केप। तो SSL प्रोटोकॉल को डेवलप किया है नेटस्केप नाम की कंपनी ने। It also provides the authentication of the merchant or shopper using a digital certificate so that the customer knows that they are communicating with a valid owner। तो कभी कभार आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर वेबसाइट के एड्रेस के बाजू में आपको ये वेरीसाइन वाला लोगो देखने को मिलेगा, जो आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है। डेट मीन्स आप जो भी वेबसाइट के ऊपर सर्फ कर रहे हो या फिर जो भी वेबसाइट के ऊपर आप पेमेंट कर रहे हो या फिर पर्सनल डिटेल्स आप फिलअप कर रहे हो, तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट सिक्योर है। कोई भी यहाँ पे फेक वेबसाइट नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपका पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हो, शेयर कर रहे हो, वो यहाँ पे सिक्योर रहेगी। To identify whether a site is secure, a security logo is present on the screen। तो आपको स्क्रीन के ऊपर वो लोगो आपको देखने को मिलेगा। डेट मीन्स कि आपकी जो भी वेबसाइट पे आप सर्फिंग कर रहे हो या फिर वेबसाइट देख रहे हो वो पूरी तरह से सिक्योर है। नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उसमें सबसे पहला पॉइंट कॉपीराइट। Copyright provides the author with a tool to protect his or her original work from being used or taken by others without permission। तो कॉपीराइट प्रोवाइड्स करेगा ऑथर्स को टूल के साथ कि उसका अपना ओरिजिनल वर्क कोई और यूज ना कर सके उसकी परमिशन के बिना। इट इज एप्लीकेबल टू बुक्स, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स एंड आर्टिकल्स। तो कॉपीराइट का यूज हम बुक्स के ऊपर या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स में या फिर कोई भी टाइप के आर्टिकल्स के ऊपर हम कर सकते हैं। जिसने वो बुक लिखी या फिर आर्टिकल लिखा या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया है, वही बंदा उसका प्रॉपर यूज कर सकता है। और उसकी परमिशन बिना, उस पर्सन की परमिशन बिना हम उसका डमी वर्जन यहाँ पे बाहर नहीं कर सकते या फिर उसका नाम हटाकर हम वहां पे अपने नाम से उसको सेल नहीं कर सकते। Copyright law protects intellectual property in its various form and cannot be used freely। तो हम यहाँ पे अगर कॉपीराइट लगा हुआ है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर या फिर किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर, तो हम उसका फ्रीली यूज नहीं कर सकते। हमें उसके मेन ओनर की परमिशन के साथ हमें उसका यूज करना होता है। इट इज डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स। तो ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है।
Second one is trademark. So it is a specific logo, mark, word or symbol, design, phrase or image which is used by an individual or a company to distinguish a product or services from that of other in the market. A trademark may be designed by the following symbols TM, SM and R. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रेडमार्क के अंदर किसी भी कंपनी का आपको लोगो दिखेगा, मार्क दिखेगा या फिर किसी भी वर्ड या सिंबल के साथ आपको वहां पे वो ट्रेडमार्क दिखेगा जो वो कंपनी की प्रोडक्ट या फिर कंपनी के बारे में वो मार्केट में अवेलेबल रहता है कि अगर ऐसा वाला लोगो आया तो ये पर्टिकुलर कंपनी की प्रोडक्ट है. The third one is domain name dispute. The company over domain name is another legal issue. Earlier, the domain name were given on first come first basis. सबसे पहले जब डोमेन नेम कैसे देते थे तो जो पहले आता था उसको वो डोमेन नेम मिल जाता था. Later on, such domain name were sold to concerned company at a very high price. This is known as a cyber squatting. तो जिसको जरूरत भी नहीं होती तो वो भी एक डोमेन नेम परचेज करके बैठे रहते थे. फिर जब भी किसी नीडी पर्सन्स को वो डोमेन नेम परचेज करना होता तो उसको हाई प्राइस के अंदर उसको सेल करते थे. तो ये वाली प्रोसेस को हम साइबर स्क्वाटिंग के नाम से जानते हैं. Another problem is name changing where someone registered purposely misspell variation of well-known domain names. तो सबसे कॉमन चीज है इसके अंदर कि कोई भी रेप्यूटेड कंपनीज है तो कंपनी के नाम के स्पेलिंग के अंदर माइनर करेक्शन करके या फिर मिसस्पेल करके उसको क्या करते हैं अलग नाम से वहां पे वो रजिस्टर कर देते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. उसमें सबसे पहला पॉइंट स्टेनोग्राफी. स्टेनोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशन विद इन अदर इंफॉर्मेशन. तो एक इंफॉर्मेशन के अंदर दूसरे इंफॉर्मेशन हाइड करने की प्रोसेस को हम स्टेनोग्राफी कहेंगे. द इंफॉर्मेशन इन द फाइल इफ नॉट प्रोटेक्टेड कैन बी यूज फॉर एनी malicious पर्पस. अगर हमने इंफॉर्मेशन हमारी हाइड नहीं की होगी तो वो कोई भी malicious पर्पस के लिए हमारी वो इंफॉर्मेशन यूज हो सकती है. It works by replacing unused data in computer files such as the image, sound or text with invisible information. तो हम स्टेनोग्राफी की प्रोसेस हम कंप्यूटर में रही कोई भी फाइल के साथ कर सकते हैं जैसे कि इमेज के साथ, साउंड के साथ या फिर कोई भी और टेक्स्ट के साथ हम उसको इनविजिबल इंफॉर्मेशन के अंदर यानी कि हाइडिंग प्रोसेस के थ्रू हम उसको सेंड हम कर सकते हैं. This hidden information can be plain text, cipher text और even images. तो हम यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट भी हिडन इंफॉर्मेशन के साथ सेंड कर सकते हैं या फिर साइफर टेक्स्ट को सेंड करना तो भी कर सकते हैं या भी कोई भी टाइप की इमेजेस हो तो भी हम उसके अंदर सेंड कर सकते हैं. यानी कि एक एक्चुअली जो आपको दिखता है वो होता नहीं है, वो इमेज के अंदर और एक इमेज छुपी हुई होती है जो स्टेनोग्राफी के प्रोसेस के थ्रू अंदर हाइड की होती है और उसको वापस नॉर्मल टेक्स्ट में लाने के लिए या फिर हमें वो वाली इमेज देखने के लिए वही स्टेनोग्राफी की प्रोसेस के थ्रू ही हमें वो मैसेज देखना पड़ता है. The second one is digital watermarking. So the watermark is a digital code instead into a digital image, audio or video file which can identify the file's copyright information. तो watermark एक प्रोसेस है कि जहाँ पे फाइल को कॉपीराइट होने से वो रोकता है, जहाँ पे उसके टेक्स्ट के अंदर या फिर ऑडियो या फिर वीडियो के अंदर उसका एक पर्टिकुलर वाटरमार्क रहता है कि जिसके थ्रू पता चलता है कि ये ऑडियो वीडियो या फिर इमेजेस जो है वो पर्टिकुलर कोई पर्सन की है या फिर पर्टिकुलर कोई कंपनी की है. इट ऑल्सो अलाउज हाइडिंग इंफॉर्मेशन इन अ टोटली इनविजिबल मैनर. तो यहाँ पे अगर ये वाली जो डिजिटल वाटर मार्किंग है वो इनविजिबल मैनर के अंदर भी आपको देखने को मिलती है. अर्लियर आर्टिस्ट यूज टू क्रिएटिंग साइन देयर पेंटिंग विथ अ ब्रश टू क्लेम कॉपीराइट. अर्लियर जो भी आर्टिस्ट थे वो अपनी पेंटिंग को कॉपीराइट से बचाने के लिए या फिर अपने पेंटिंग को क्लेम करने के लिए वहां पे वो क्या करते थे, पेंटिंग के अंदर ही अपने ब्रश के साथ वो क्या करते थे, क्रिएटिविटी वहां पे करते थे और डिजिटल साइन या फिर अपना कुछ लोगो वहां पे पेंटिंग के अंदर ही वो लोग छोड़ते थे. But in the digital world, artists can watermark their work by hiding their name within the image. मगर इन डिजिटल वर्ड आज की जनरेशन के अंदर आर्टिस्ट क्या करते हैं,
पर्टिकुलर इमेज के अंदर ही अपना नाम छुपा देते हैं जो हम देख नहीं सकते, मगर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर स्टेनोग्राफी प्रोसेस के साथ वो अपना क्या करते हैं, जो भी नाम है या फिर लोगो है वो इमेज के अंदर छुपा देते हैं। In the field of data security, watermarks can be used for certification and authentications. तो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए हमें वाटरमार्क का यूज करना पड़ता है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन है या फिर पर्टिकुलर पर्सन ने ही ये इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है। A visible digital watermark can be added to any image using photo editor tools like GIMP. तो यहाँ पे आप डिजिटल वाटरमार्क भी किसी भी इमेज के साथ आप ऐड करा सकते हो। यहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया GIMP सॉफ्टवेयर के थ्रू आप यहाँ पे डिजिटल वाटरमार्क भी ऐड करा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है पेमेंट इन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स। हम ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में कैसे पेमेंट कर सकते हैं वो हम देखें तो सबसे पहला है पेमेंट कार्ड, उसके अंदर है सबसे पहला क्रेडिट कार्ड। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ पेमेंट ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट के ऊपर ये सबसे कॉमन या फिर सबसे बढ़िया तरीका है कि हम कोई भी पेमेंट करना हो तो हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम कर सकते हैं। It is issued to the customers by the banks known as issuing bank. तो क्रेडिट कार्ड बैंक इश्यू करेगा, जिसको हम यहाँ पे इश्यूइंग बैंक के नाम से जानेंगे। क्रेडिट कार्ड के एग्जांपल दिए यहाँ पे मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड। डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर्स क्रेडिट हिस्ट्री एंड इनकम लेवल, credit limits are provided, and up to that limit the customer can spend and pay to the issuing bank within the billing period. तो कस्टमर की क्रेडिट हिस्ट्री के मुताबिक या फिर उसकी इनकम लेवल के मुताबिक उसको एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है, और वो क्रेडिट लिमिट के अंदर वो कस्टमर उतना मनी अपना स्पेंड कर सकता है, और अपनी बिलिंग पीरियड के अंदर वो बैंक को वापस जितना भी उसने बिलिंग साइकिल के अंदर खर्च किया होगा अमाउंट, उतना उसको बैंक को वापस पे करना होता है। क्रेडिट कार्ड्स आर लाइक लिंक टू अ बैंक अकाउंट, और जो भी हमारा क्रेडिट कार्ड होता है वो बैंक अकाउंट के साथ, हमारा बैंक अकाउंट के साथ वो लिंक होता है। इन दी ट्रांजेक्शन 4 पार्टीज आर इन्वॉल्व। जब भी हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो वहां पे 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। कस्टमर विथ क्रेडिट कार्ड, यानी कि सबसे पहला एक कस्टमर जो क्रेडिट कार्ड का यूज करता है। द सेकंड वन इज मर्चेंट एक्सेप्टिंग द क्रेडिट कार्ड, और जहां पे भी हम क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं, यानी कि जो भी हम शॉप के ऊपर अगर हम क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं तो शॉपकीपर दूसरा बंदा हो जाएगा। द थर्ड वन इज इश्यूइंग बैंक, यानी कि जिसने क्रेडिट कार्ड इश्यू किया है वो वाली बैंक के इश्यू द क्रेडिट कार्ड एंड गारंटीज द पेमेंट टू द मर्चेंट, यानी कि क्रेडिट कार्ड जिस बैंक ने इश्यू किया है और वो बैंक गारंटी दे रही है कि हम उसको पेमेंट मर्चेंट को कर देंगे। एंड द फोर्थ वन इज एक्वायरिंग बैंक्स, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट एस्टैब्लिश द अकाउंट विद द मर्चेंट वैलिडेट्स द क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर्स। और चौथा है एक्वायरिंग बैंक के, जहां पे वो क्या करेगा, जो भी कस्टमर होगा उसके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को वो चेक करेगा, और जो भी मर्चेंट का बैंक अकाउंट होगा उस बैंक अकाउंट के अंदर वो क्या करेगा, जो भी मनी होगा वो मनी वहां पे वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। पेमेंट गेटवेज आर services provided by the third parties like PayPal. Processors are connected to the e-commerce website of the merchant through the payment गेटवे। तो हम यहाँ पे पेमेंट गेटवे यानी कि पेपल का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। मेजर क्रेडिट कार्ड कंपनीज यूज द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर यानी कि एसईटी सिक्योरिटी सिस्टम टू मेक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिक्योर। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज अपने ट्रांजेक्शन को सिक्योर करने के लिए सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड लुक्स लाइक क्रेडिट कार्ड बट वर्क डिफरेंटली। तो दिखने में दोनों क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड सेम ही लगेंगे, मगर डेबिट कार्ड का काम क्रेडिट कार्ड से थोड़ा अलग है। इट इज अ काइंड ऑफ पेमेंट कार्ड दैट ट्रांसफर फंड डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर्स बैंक अकाउंट टू द मर्चेंट। तो यहाँ पे हम जब भी डेबिट कार्ड का यूज करेंगे तब हम जो भी
हमें पेमेंट करना होगा, वो हमारा पेमेंट सीधा हमारी बैंक अकाउंट में से डायरेक्टली कट हो जाएगा, और जहाँ पे भी हमें पेमेंट करना होगा वहाँ पे हम तुरंत ही पेमेंट कर सकते हैं। द अमाउंट इज इमीडिएटली डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द कस्टमर्स। और जब हम भी हमने डेबिट कार्ड का यूज किया तो वहाँ पे तुरंत ही हमारे अकाउंट में से पैसे यानी कि हमारी अमाउंट कट हो जाएगी। The debit card can keep the customer purchase under a limit and do not allow him to exceed beyond his or her बजट। तो डेबिट कार्ड हमें लिमिट के अंदर परचेज करने के लिए सिखाता है और हमें लिमिट के बाहर वो परचेज करने का अलाउ नहीं करता, यानी कि जब तक हमारे बैंक अकाउंट में पैसे है हम डेबिट कार्ड के थ्रू परचेज कर सकते हैं। ओके, और जब भी क्रेडिट कार्ड की बात करो तो क्रेडिट कार्ड के अंदर हमें एक लिमिट के अंदर वो पैसे खर्च करने के लिए अलाउ करता है, भले ही हमारे अकाउंट में जीरो बैलेंस हो, मगर जब तक हमने वो लिमिट वहां पे हम पहुंच नहीं जाते तब तक वो हम उसका क्रेडिट कार्ड का यूज करके हम पेमेंट कर सकते हैं। और डेबिट कार्ड के अंदर जब तक हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे हो तब तक हम वहां पे पेमेंट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट के अंदर पैसे खत्म तो डेबिट कार्ड के थ्रू हम कोई भी पेमेंट नहीं कर सकते। The third one is smart cards. Smart cards have a microchip embedded in their surface। तो वहां पे एक माइक्रोचिप लगी हुई होती है। It contains users private information such as account information, health insurance information, private key, etc. It can store 100 times more information than a normal card। तो वो चिप के अंदर आपको उस पर्सन की प्राइवेट इंफॉर्मेशन जैसे कि अकाउंट इंफॉर्मेशन, हेल्थ इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन, प्राइवेट की एक्सेट्रा वहां पे स्टोर की होती है, और ये बाकी के नॉर्मल कार्ड से 100 टाइम्स ज्यादा इंफॉर्मेशन वो स्टोर करता है। They are much safer than the credit card or debit card as the information stored in the smart card is encrypted. A smart card reader is required to read information or add data to it। और ये स्मार्ट कार्ड चिप के अंदर आपको डेटा ऐड करना हो या फिर वो डेटा रीड करना हो तो आपके लिए वो स्मार्ट कार्ड रीडर आपके पास होना चाहिए। स्मार्ट कार्ड्स आर पॉपुलर इन कंट्रीज लाइक यूएस, यूरोप, जापान एंड सम पार्ट ऑफ द एशिया। और ये स्मार्ट कार्ड यूएस, यूरोप और जापान और एशिया की कुछ कंट्रीज के अंदर ये यूज होता है। फिर नेक्स्ट है चार्ज कार्ड। तो इट इज अनदर फॉर्म ऑफ पेमेंट मैकेनिज्म वेर इन द कस्टमर कैन पे थ्रू द कार्ड टू द वेंडर। द चार्ज कार्ड डज नॉट कैरी एनी स्पेंडिंग लिमिट। तो यहाँ पे भी हमें पेमेंट करने के लिए हम चार्ज कार्ड का यूज कर सकते हैं, और चार्ज कार्ड के अंदर यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, हमें जितना स्पेंड करना हो उतना हम मनी स्पेंड कर सकते हैं। The customer has to pay the total amount used at the end of the billing period to the companies that has issued the card। और ये कार्ड जिस कंपनी ने इश्यू किया है तो उसके बिलिंग पीरियड के अंदर हमने जितना भी पूरे मंथ के अंदर जितने भी अमाउंट पे की होगी उसका पूरा पेमेंट हमें बिलिंग साइकिल के अंदर करना पड़ता है, यानी कि ड्यू डेट तक हमें पूरा पेमेंट करना पड़ता है। इफ द टोटल अमाउंट इज नॉट पेड बैक देन द कस्टमर हैज टू पे अ लेट फी। और अगर हम बिलिंग साइकिल के अंदर हम पूरी अमाउंट पे नहीं कर पाते तो हमें लेट फी के साथ हमें अमाउंट पे करनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है नेट बैंकिंग। तो इट कैन बी यूज्ड बाय कस्टमर हु हैव बैंक अकाउंट्स इनेबल विथ इंटरनेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग का यूज वो कस्टमर्स करता है कि जिसने अपने बैंक अकाउंट के साथ इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव किया हुआ है। The bank provides the net banking password to the customer for operating the account from internet, including the payment for online purchases। तो यहाँ पे बैंक अपने कस्टमर्स को नेट बैंकिंग के लिए पासवर्ड प्रोवाइड करता है, और उसी पासवर्ड के साथ अपने अकाउंट में लॉगिन होने के बाद वो कोई भी पेमेंट करना हो या फिर पेमेंट का ट्रांजैक्शन देखना हो या फिर अकाउंट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चेक करनी हो तो वो वहां पे चेक कर सकता है। Many of the e-commerce or m-commerce website provides the facility to make the payment using a net banking। और ई कॉमर्स और एम कॉमर्स की जो भी वेबसाइट्स है अवेलेबल तो वो वेबसाइट के अंदर आपको अगर पेमेंट करना हो तो पेमेंट के अंदर आपको नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। द ट्रांजेक्शन एंड transfer of the amount can be performed from the user's account of the merchant। और यहाँ पे जो भी हमारा अकाउंट होगा वो अकाउंट में से जो भी हमारी अमाउंट होगी वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी और सीधा मर्चेंट के अकाउंट के अंदर वो क्या हो जाएगी, वहां पे
जमा हो जाएगी। थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि EFT। तो इट मींस ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि हमारा जो भी पैसा है वो इलेक्ट्रॉनिकली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सीधा ट्रांसफर हो जाएगा। इट इज सेफ, सिक्योर, एफिशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव देन पेपर चेक पेमेंट एंड कलेक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक सिक्योर है। Example of EFT are transaction amongst various banks around the world, payment of tuition fees using an ATM, deposit of employees' salary in their accounts, and the benefits of EFT includes reduced administrative cost, increased efficiency, simplified bookkeeping, and greater security। तब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू दुनिया की किसी भी बैंक अकाउंट के साथ या फिर किसी भी बैंक के साथ आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ट्यूशन फीस पे करना हो तो आप ATM के थ्रू पे करना चाहो तो कर सकते हो। एम्प्लॉइज की सैलरी उनके अकाउंट में पे करनी हो तो भी आप वहां पे अकाउंट में पे कर सकते हो। और ये सारा कुछ आप इजीली और रिड्यूसिंग कॉस्ट के साथ यहाँ पे आप कर सकते हो। आपको सिक्योरिटी भी पूरी तरह से मिलती है और कोई भी फ्रॉड होने का चांसेस आपको यहाँ पे नहीं मिलता। नेक्स्ट है e-wallet। तो when a purchase is made on the web, the user has to fill out a form with name, shipping address, billing address, credit information and so on। जब भी हम वहां पे ऑनलाइन परचेज करते हैं तब हमें हमारी यहाँ पे अपना पूरा नाम, प्रोडक्ट कहाँ पे डिलीवर करना है यानी कि शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा हमें वहां पे फिलअप करना पड़ता है। तो some merchants solve the problems by having to fill out a form only once and then saving the details on their server for later use। तो यहाँ पे कुछ मर्चेंट यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करते हैं कि जो हमने एक बार वो इन्फॉर्मेशन फिलअप की तो वो अपने वेबसाइट के सर्वर के ऊपर वो हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर देता है। तो हमें जब भी सेकंड टाइम अगर हमें उसी वेबसाइट के थ्रू अगर हमें परचेज करना होता है तब हमें हमारी वापस से पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे फिलअप करने की जरूरत नहीं रहती। जस्ट उनके सर्वर पे जो भी हमारा डेटा सेव रहता है बस उसी डेटा का यूज करके वापस से हम वहां पे इजीली हम वहां पे परचेज कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ मर्चेंट्स प्रोवाइड्स ई वॉलेट फॉर इट्स कस्टमर्स। और ये हम कहलाएंगे कि हमें वो ई वॉलेट प्रोवाइड करता है हमारे फायदे के लिए कि हमें वो बार बार इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड ना करनी पड़े, जैसे कि हमने नाम लिखा, शिपिंग एड्रेस लिखा, बिलिंग एड्रेस लिखा, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन हमने फिलअप की, तो हमें बार बार वो फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। सीधा वहां से हमें वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन हमारी मिल जाती है। ई वॉलेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड फॉर मेकिंग सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट्स टूवर्ड merchant। While making payment through e-wallet, the customer is not requiring to provide the credit card or debit card number, thus reducing the risk of credit card or debit card नंबर बीइंग एक्सपोज। तो यहाँ पे हमें वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का नंबर देने की या बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं होती। दैट्स वाई वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का नंबर एक्सपोज होने से भी वो हमें बेनिफिट ऑफ रिस्क मिलता है, यानी कि हमारा रिस्क वो कम हो जाता है कि हमारा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का नंबर कहीं ऑनलाइन एक्सपोज ना हो जाए या फिर कोई भी हैकर वो इंफॉर्मेशन लीक ना कर ले। And the last one is RuPay card. The term RuPay is coined from two terms rupee and payment। तो rupee एंड पेमेंट पे से यहाँ पे रुपे नाम इंट्रोड्यूस हुआ है। इट इज अ न्यू कार्ड पेमेंट मैकेनिज्म लॉन्च बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। Mastercard and Visa are the world leader in card payments and all payment transactions are processed through them. RuPay card are the domestic alternative to the other payment card। तो रुपे कार्ड है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए मेनली यूज होता है, जबकि हमने देखा कि मास्टर कार्ड एंड वीजा कार्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड पे पेमेंट करना हो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, मगर रुपे कार्ड डोमेस्टिक पर्पस के लिए वो यूज होता है। डोमेस्टिक पर्पस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो जाती है और रुपे कार्ड का यूज करने से भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ पे
कम हो जाती है। जबकि मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर यूज करने के लिए जाओ तो वहां पे वो एक्स्ट्रा फीस भी बैंक को पे करनी पड़ती है। जबकि डोमेस्टिक पर्पस के अंदर अगर हम रुपे कार्ड का यूज करें तब हमें वो एक्स्ट्रा फीस बैंक को पे करनी नहीं होती। बाय यूजिंग रुपे कार्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन विल बी प्रोसेस विद इन इंडिया। और जब भी हम रुपे कार्ड का यूज करें तो जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं वो पूरे इंडिया के अंदर हम उसका यूज कर सकते हैं। रुपे विल बेनिफिट द कस्टमर्स एंड द बैंक्स आर रिड्यूसिंग द कॉस्ट। तो कस्टमर्स के लिए रुपे कार्ड का फायदा है और बैंक का जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो आई होप चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर हमने जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की, जो भी आपको समझा है, वो सारा टॉपिक आपको डिटेल में समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम जल्दी मिलेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।